नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। ये कहावत 60 वर्षीय पार्वती देवी के लिए उस वक्त सच साबित होती हुई नजर आई जब 8 किलो का ट्यूमर डॉक्टरों ने ये कर दिखाया और ट्यूमर को कहावत चरितार्थ हो गई जब अल्मोड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके बच्चेदानी से एक 8 किलो का ट्यूमर निकालकर सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, इसलिए खास बात यह है कि सीमित संसाधनों में ही डॉक्टरों ने ये कारनामा कर दिखाया। वो जिला अस्पताल पहुंची जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला को एडमिट कर दिया और डॉक्टरों की टीम ने ट्यूमर निकालने की तैयारी की। इसके बाद करीब 1 घंटे के ऑपरेशन कर महिला के बच्चेदानी से 8 किलो का ट्यूमर निकाला। इस ऑपरेशन को जिला अस्पताल के पीएमएस व सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा व जनरल सर्जन डॉक्टर सौरभ सिंह ने लीड किया। एक बार फिर डॉक्टरों ने भगवान का रूप जिस तरीके से कहा जाता है डॉक्टरों को, उसको चरितार्थ कर दिया है और 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने 8 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला है। सीमित संसाधनों से ही डॉक्टरों ने ये काम को कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि 8 किलो का ट्यूमर था जो कि एक महिला के बच्चेदानी में था और काफ़ी परेशानियों से महिला जूझ रही थी और सीमित संसाधनों में ही डॉक्टरों ने ट्यूमर को बाहर निकाला है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से भी नहीं छिपी है। यहाँ पर काफ़ी कम संसाधन है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए 8 किलो के ट्यूमर को बाहर निकाला गया है। 70 साल की लगभग उम्र इसका है। इसके बच्चेदानी में गांठ करीब 10-12 साल से थे। इसके कारण इसे काफ़ी पेशाब में परेशानी होती थी। पेशाब की थैली हाथ चारों तरफ से प्रेशर दबा हुआ था और चिपके हुए थे। तो इसे तो पहले तो कुछ लोगों ने इसको बाहर रेफर कर दिया, फिर हमारे पास आया तो मैंने इसका आज ऑपरेशन किया। देहरादून REMC में बच्चे के एडमिशन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चले कि RIMC का ये पूरा मामला है जहां पर बच्चे के एडमिशन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए। मामले में पुलिस ने मालविका मित्र को वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया है। दरअसल थाना कैंट में RIMC के अधिकारी संदीप शंकर ने एक तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक महिला ने अपने बच्चे के 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया, जिसकी जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इसमें कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि इस दौरान RIMC के अधिकारी संदीप शंकर ने तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक बताया गया था कि महिला ने अपने बच्चे का कक्षा 8वीं में एडमिशन कराया और इस दौरान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराया था। इसकी जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर महिला को अरेस्ट किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। ये पूरा मामला फर्जी डॉक्यूमेंट देने का बताया जा रहा है कि देहरादून में RIMC में बच्चे के एडमिशन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए थे। इस मामले में पुलिस को जब सूचना दी गई, पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और उसके बाद जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने मालविका मित्र को वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया है। थाना कैंट में RIMC के अधिकारी संदीप शंकर ने एक तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक महिला ने अपने बच्चे की एडमिशन कराई, उसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर उस एडमिशन में लगाया और तहरीर के आधार पर इस मामले की जांच की गई। पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। कैंट पर RIMC द्वारा एक कंप्लेंट दी गई जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि एक छात्र जिसका कि कक्षा 8 में एडमिशन हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ पता चली है कि 2 बार फॉर्म भराए गए हैं और दोनों बार अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट उसमें लगाए गए। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें जो छात्र की माँ है उसके अगेंस्ट जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें
सोशल मीडिया पर न्यूज पोर्टल द्वारा पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली होने की बात फैलाई गई थी। इस मामले में एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने संबंधित होटल संचालक को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का समय दिया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर होटल संचालक ने कोई भी साक्ष्य एसटीएफ के सामने पेश नहीं किए तो उसके विरुद्ध एसटीएफ द्वारा अफवाह फैलाने के संबंध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा में फैली धांधली सबूत पेश ना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई। इस मामले में एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने संबंधित होटल संचालक को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में सबूत पेश करने के लिए 3 दिनों का समय दिया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर पोर्टल संचालक ने कोई भी साक्ष्य एसटीएफ के सामने पेश नहीं किए तो उसके विरुद्ध एसटीएफ द्वारा अफवाह फैलाने के संबंध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबूत पेश करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है और साथ ही साक्ष्य पेश नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात की गई है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स के माध्यम से कई बार ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि अनियमितता हुई है, जबकि उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य साथ में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो इसमें जिस भी पोर्टल ने, जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उनसे हमने 3 दिवस का उनको टाइम दिया है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो हमारे पास लेकर आइए और उन एविडेंस की हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही कोई बिना किसी तथ्य के, बिना एविडेंस के अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2023-24 के बजट को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इस बार रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि, सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना अधिक बजट की व्यवस्था की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट को लेकर तैयारी कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने इसके लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। उनका कहना है कि बजट में महिलाओं, नौजवानों, किसानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया गया है। उनका कहना है कि बजट बेहतर बने इसके लिए तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 के बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। जवानों, महिलाओं, किसानों और आजीविका पर फोकस करने की बात कर रही है सरकार, तो क्या जनता का सुझाव भी अहम रोल होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट को जनता के सुझाव पर आधारित है। हमें मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आय के संसाधन है किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार, खासतौर पर मोटे अनाज के बजट है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में समाप्त हो गई, जिसके बाद देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पदाधिकारी और लोगों को सम्मानित किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण माहरा द्वारा पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित करने पर तंज कसा है और कहा कि पटका देना, गुलदस्ता देना ये सम्मान का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग गए, उनके साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्हें भी अच्छा तभी लगेगा जब कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देकर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करती है। तो बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में समाप्त हो गई है। इस दौरान करण माहरा ने उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में अपना योगदान दिया है, उन्हें सम्मानित किया है। उसके बाद सम्मानित करने पर महेंद्र भट्ट, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की थी और
इस दौरान राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के कई लोगों ने कदमताल किया है। कई नौजवान, कई युवाओं ने इस दौरान कदमताल किया और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारी और लोगों का इसी दौरान सम्मानित किया गया है, उन्हें सम्मान मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में जिन भी युवाओं ने, जिन भी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, उन्हें करण माहरा ने सम्मानित किया था। उसी के बाद महेंद्र भट्ट ने इस पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि ये एक पार्ट हो सकता है सम्मानित करने का, उन्हें सम्मान देने का, लेकिन अगर वाकई में कांग्रेस ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहती है जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में योगदान दिया है, तो उन्हें टिकट देकर ऐसा सम्मान करे। पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित अगर करना है तो उन्हें टिकट दे। पदाधिकारी और लोगों को करण माहरा ने सम्मानित किया था। भारत यात्रा जो चली थी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें उन्होंने भारत की जितनी भी परेशानियां हैं, जो सामने आने वाले समय में जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, हमारा इकोनॉमी गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा, इन बातों को लेकर राहुल गांधी सड़कों में थे। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे उत्तराखंड से 7 लोग भारत यात्री के रूप में चयनित हुए। केवल 197 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों की बड़ी संख्या है। ये सम्मान का पक्ष हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ लंबे समय तक जो लोग गए, अच्छा तब लगेगा हमको जब उनको कांग्रेस टिकट देकर नवाजे। असली सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में उनको टिकट दें, उनको चुनाव लड़ाएं तो कहलाएगा। ये तो लॉलीपॉप देने का काम वो कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का बजट सत्र मार्च में होना है, जिसको लेकर अभी से ही सरकार पुरजोर तैयारी में जुटी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उनका कहना है कि मार्च में इस बार विधानसभा सत्र, जिसको हम बजट सत्र भी कहते हैं, वो दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है, जिसको लेकर स्वाभाविक तौर पर जैसे पिछली बार भी जनता से सुझाव मांगे गए थे, इस बार भी जनता से सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं। मेल, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस महीने की 27 तारीख तक सभी से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे। वहीं अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और उनसे आग्रह किया गया है कि पिछले वर्ष की तरह जिस तरीके से नैनीताल में और देहरादून में जनता से संवाद किया गया था, उसी तरीके से इस बार भी अनेकों स्थानों पर, यानी जिन स्थानों पर ये संवाद नहीं हुआ है, उन स्थानों पर संवाद करते हुए जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे जाएं। सरकार ने बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं और बताया जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र शुरू हो सकता है और इस दौरान सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेहतर बजट के लिए लोगों से सुझाव लेने की बात कही जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि लोगों से मेल, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। स्पष्ट कर दूं कि मार्च में हम लोग विधानसभा सत्र, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, वो दूसरे सप्ताह में लाने की संभावना है और इसे हम बजट सत्र कह रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से जैसे आपने पिछली बार भी देखा था कि हमने जनता से अच्छे बजट के लिए सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसी महीने की 27 तारीख तक हमने उनसे चाहा है कि वो अपने अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे को दे दें। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 में बालाजी मंदिर स्थित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद, RSS एवं भारतीय जनता पार्टी तथा स्थानीय जनता एकत्रित होकर एक जनसभा किया गया है, जिसमें गदरपुर, रुद्रपुर, गूलर भोज एवं दिनेशपुर क्षेत्र से जनता एकत्रित होकर जनसभा में पहुंची और सभी ने सर्वसहमति से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समर्थन किया और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का हम लोग समर्थन करते हैं, हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं। जब जब हिंदू के ऊपर कोई आघात करने की कोशिश करेगा, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बालाजी मंदिर से दिनेशपुर मार्ग होते हुए एक विशाल जुलूस निकाला गया। भगवाधारी कपड़ा पहने एवं
भगवा ध्वज लेकर सैकड़ों लोग समर्थन करते जुलूस निकालने पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सैकड़ों लोग दिनेशपुर के बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा की है। भगवा ध्वज को लेकर सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां पर भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, पुरुष दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे हैं और भगवा ध्वज लेकर एक रैली के रूप में जनसभा में पहुंचे हैं और जुलूस इस दौरान निकाला गया है। समर्थन में सनातन को मजबूत करने के लिए आज बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि समर्थ हिंदू समृद्ध भारत। और समर्थ हिंदू का मतलब किसी दूसरे धर्म का नुकसान नहीं होता है। हिंदुत्व में मुसलमान क्रिश्चियन सभी आ जाते हैं, यानी जो हिंदुस्तान में है चाहे वो किसी धर्म को मानता हो वो सब हिंदुत्व में समाये हुए हैं। बाबा भागे हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं। आखिर देश का जब बंटवारा हुआ तब तो हिंदू समाज से कोई मतदान नहीं कराया गया, पूछ कर नहीं कराया गया। उस समय के प्रधानमंत्री ने एक तरफा दस्तखत कर दी और देश का बंटवारा कर दिया और 20 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। आज का बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान बन गया जो हमारी छाती पर बैठ गया। और आज फिर से इस देश के अंदर जो है धर्म परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं। ईसाई बनाए जा रहे हैं, मुसलमान बनाए जा रहे हैं, लालच देकर बनाए जा रहे हैं, धमकाकर बनाए जा रहे हैं। और उस सब के विरोध में अगर वहाँ से बागेश्वर धाम से ये आवाज़ उठी है तो उसको दबाने की कोशिश हो रही है। हिंदू समाज पर हमले तो विपक्ष अपनी बात कहेंगे, उनका कहने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने का भी अधिकार हम लोगों का है। क्योंकि हिंदू अगर कोई हिंदू के साथ खड़ा होता है और हिंदू एक नहीं होंगे तो हिंदू कब एक होंगे। हमें तो इस पूरे देश का, मैं कह रहा हूँ ये पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए। इस निमित्त हम लोग लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी उसको हमारे अगुवा बने हैं और हम उनके सपोर्ट में पूरा देश की जनता उनके साथ है। और आज दिनेशपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हम लोग ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात कनखल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी घटना हुई है, जहां पे आपको बताते चले अमरदीप के भाई को भी यहां पर गोली लगी है। वर्तमान में वकालत अमरदीप कर रहा है और इसी दौरान गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या हुई है। हरिद्वार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि अमरदीप की भाई की भी गोली लगी है। अमरदीप तो वहीं देर रात कंखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुरा स्थित अमरदीप चौधरी के घर में घुसकर हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला। इस दौरान अमरदीप के भाई को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि हत्या का कारण प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद था। हत्या की खबर से शहर में सनसनी मची हुई है। मृतक अमरदीप चौधरी अक्सर विवादों से जुड़ा रहता था। कनखल थाने क्षेत्र में कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। इसके तहत कार्रवाई की गई है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो आपको बताते कि वर्तमान में अमरदीप वकालत कर रहा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। अमरदीप के भाई को भी इस दौरान गोली लगी।
सूचना मिली थी कि एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। पैसों के ऊपर बात हुई। चौधरी साहब ने जाते को यार भाई यू खत्म कर ले पैसों का मामला। ये पकड़ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये मेरे सामने दिए थी उन्होंने। ठीक जी। फिर उसका छोटे लड़के ने गोली चलाई कट्टे से। क्या नाम है छोटे लड़के का? मनदीप। अच्छा ठीक है। और गोली चली थी 10। अच्छा। उस चीज की गारंटी मैं लिख कर दूं और मैं गवाह हूँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।